भाई गुड आफ्टरनून है सारे अनु, कैसे हालचाल है? भाई बरसात कल आई थी, बड़ी अच्छी बरसात आई थी, मजा आ गया 15-20 मिनट कल शाम को। आई होप आज भी आए, नहीं तो आज ऑलरेडी ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है। तो कोई नहीं, चलो आप शुरू करते हैं। लास्ट टाइम क्या किया? लास्ट टाइम कुछ 2-3 चीजों पे ही हमने पूरा फोकस किया था। द फर्स्ट थिंग वाज द रिलेशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, और इक्वेशन था रो थीटा इज रो जीरो ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा जीरो। उसी तरह रेजिस्टेंस के लिए था आर थीटा इज आर जीरो ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा जीरो। तो आर थीटा इज द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर थीटा, आर जीरो इज द रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर थीटा जीरो, एंड अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। एंड इसका ऐसा यूनिट है पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन, सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। उसके बाद हमने रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल देखा था। बहुत ही बढ़िया बात कि सपोज 3 रेजिस्टर्स R1, R2, R3 सीरीज में है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द सेम करंट I will pass through all 3 resistors. So for resistors in series, current remains same. So current remains same, and the equivalent resistance of the series combination RS is equal to R1 plus R2 plus R3, and you can extend it to n times also. फिर हमने बात की थी पैरेलल रेजिस्टर्स की। तो सपोज ये 2 रेजिस्टर्स है, ये पैरेलल में है, then what quantity will remain same through both of them? Potential difference. And understand this, currents अलग अलग होंगे, currents divide होंगे। सपोज यहां I आ रहा है तो I1 इसमें, I2 इसमें, current will divide, the potential difference remains same, current divides, and the equivalent resistance 1 by Rp is 1 by R1 plus 1 by R2। तो ये था पैरेललिटी का आइडिया। फिर हमने EMF देखा और टर्मिनल वोल्टेज, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या था? लेट अस जस्ट ब्रश अप। यू नो, जब कोई सेल होता है एंड उसको किसी सर्किट में कनेक्ट नहीं किया होता, then the potential difference between the two terminals, you know, when it is not connected, it is open circuit condition. Open circuit condition में no current flows through the cell, and the PD between the two terminals, potential difference between the two terminals of the cell is maximum and is called EMF, electromotive force उसका full form है, but it is actually not a force, it is simply potential difference. Alright, so it is called epsilon, which is the EMF of the cell. अब अगर तुम ये सेल को किसी सर्किट के साथ कनेक्ट करते हो, एंड सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करते हैं, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट, इट इज कॉल्ड क्लोज्ड सर्किट कंडीशन। ये मैं एकदम इंपॉर्टेंट बातें आपको पॉइंट वाइज बता रहा हूं। एंड करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, एंड यहां पे सेल का अंदर का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस भी काउंट होगा। सो इंटरनल रेजिस्टेंस, छोटा आर जिसे कहते हैं, ऑफ द सेल विल हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। जबकि EMF में इंटरनल रेजिस्टेंस फिगर ही नहीं करता, क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है, तो सेल के अंदर के रेजिस्टेंस का, मटेरियल के रेजिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं। सो इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ द सेल विल बी कंसिडर्ड। एंड यहां पे PD बिटवीन टू टर्मिनल्स, ओपन सर्किट कंडीशन में EMF नाम था उसका, इस बार PD बिटवीन टू टर्मिनल्स in closed circuit condition is called not EMF but terminal voltage. And terminal voltage और EMF का एक ही रिलेशन है
बहुत ही बढ़िया रिलेशन है. V is epsilon minus IR. Here V is the terminal voltage, epsilon is the EMF, I is the current flowing through the cell, and chota r, let me tell you, is the internal resistance of the cell. Alright, so this was the idea that we dealt with last time. Any questions so far? Any doubts along this? No? Let's move on. Okay, we shall move on. I'm taking this off. एंड आज भी कुछ मस्त चीजें करते हैं फर्स्ट क्लास. हम शुरुआत आज की कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट के साथ, और उस इफेक्ट को आई एम श्योर आप लोगों ने भी देखा है. हाँ, भले जाना नहीं है पर देखा जरूर है. दैट इफेक्ट इज कॉल्ड जूल इफेक्ट. व्हाट इज इट कॉल्ड? जूल इफेक्ट. मैं पहले आपको इफेक्ट बता दूं, फिर मैं कैसे होता है, क्या होता है, किस तरह देखा जा रहा है, क्या इक्वेशन है उसका, वो सब जानेंगे. जूल वॉज वन ऑफ द फर्स्ट गाइज टू नोटिस दिस इफेक्ट. ही सॉ दैट जब भी करंट पास होता है किसी कंडक्टर में, लेट मी ड्रॉ अ स्मॉल डायग्राम इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट दिस आइडिया. सो आई गॉट दिस रेजिस्टर आर हियर. दीज आर द टू एंड पॉइंट्स A and B, and this is a battery, let us say, having voltage V. Now, do you agree, because the circuit is complete, current will start from the positive terminal and flow through the resistor and will enter into the negative terminal. जूल ने ये देखा कि थोड़े टाइम बाद, अभी सर्किट कंप्लीट हो गई है, करंट फ्लो हो रहा है, थोड़े टाइम बाद जब वो इस रेजिस्टर को टच करते हैं ना, ये रेजिस्टर गर्म महसूस होता है. You know, when after some time he touches this device, this conductor, this resistor, he finds it to be hot. In short, he says that whenever current flows through a resistive circuit, heat energy is liberated, heat energy is given out. This effect is called Joule effect, and this heat can be called Joule heat. So you understand what I'm trying to say? You know, आपने बहुत बार देखा ये. फॉर एग्जाम्पल सपोज आपका क्या बोलते हैं, बल्ब, आपने फिलहाल स्विच बंद है और बल्ब को टच किया, कैसा लगता है? ठंडा लगता है. आप जब स्विच ऑन करते हो और 10 सेकंड के बाद बल्ब को टच करो, कैसा लगेगा? हॉट. 1 मिनट बाद टच कर पाओगे? नहीं सर, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, इतना गर्म टच नहीं कर सकते अपने. सेम विथ एनीथिंग, कोई भी ट्यूबलाइट भी हो, आप जब वो सर्किट बंद है, स्विच ऑफ है, आप टच करो, ठंडी लगेगी. बट आप थोड़ी देर बाद चालू करो और अब इसको टच कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्ब जितना गर्म नहीं हो जाता. उसको टच करोगे, थोड़ा सा गर्म महसूस होगा. बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें करंट पास होने से गर्मी पैदा होती है. मेजॉरिटी चीजें ऐसी है, रेजिस्टर गर्मी थोड़ी कम ज्यादा डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल ऑफ द रेजिस्टर, बट इन शॉर्ट हीट एनर्जी लिबरेट होती है, ये गारंटी है. सो द इफेक्ट इज दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through a resistor, heat energy is given out, heat energy is liberated. This heat is called Joule heat, and this effect is called Joule effect. And the effect, मैं लिख नहीं रहा हूँ, this effect is called Joule effect. Joule effect लिख तो दिया मैंने. Okay, so this is what is Joule effect. Now let us understand कि ये क्या है इक्वेशन में, किस तरह ये Joule heat आई, ये heat energy आई कहाँ से? That is the question right now into your minds. Okay, first things first, I am starting my derivation. Can you see that in this circuit, current is flowing from point A to B? Can you see this? Current is flowing from point A to B. इसका मतलब A is at a higher potential, B is at a lower potential, because of course everything flows from high potential to low potential. So in this circuit here, current flows from A to B. That is, point A is at higher potential
एज कंपेयर टू पॉइंट बी। अच्छा, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, my goodness, couldn't be better. We'll call it V, okay? V, which is VA minus VB, okay? So the potential difference between these 2 points is VA minus VB. Now, just imagine कि कोई चार्ज है Q और वो A से B तक जा रहा है. Suppose a charge Q, डेल्टा Q बोल सकते हैं. Suppose charge delta Q goes from point A to point B. अच्छा, पॉइंट A पे जब वो चार्ज डेल्टा Q था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट A, we'll call it UA, is, do you agree, charge into potential, potential of A. So delta Q into VA, and final potential energy, I'm using the idea U is equal to Q into V. Okay, that is what I'm using. UB is delta Q into VB. Now, जैसे वो यहां से यहां तक गया, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ गया. द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, आई एम टेकिंग दिस डेफिनेशन ऑफ, आई होप यू डोंट माइंड. You mind? You don't mind? Okay. Yes, sir. Absolutely, बिल्कुल सही समझे आप. एंड वैसे भी पोटेंट डेफिनेशन के भी हिसाब से, V was the work done to bring a unit positive charge. एंड अगर चार्ज Q को लाना हो तो वर्क कितना होता था? QV. वही है. ओके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल कॉल इट डेल्टा यू. इजी डेल्टा यू पॉट, पोटेंशियल एनर्जी और कुछ तो है नहीं. इजंट इट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. फाइनल कौन सी है? यूबी. इनिशियल कौन सी है? यूए. तो इन दोनों की वैल्यू लगा देंगे फटाफट. सो डेल्टा क्यू इंटू वीबी माइनस वी ए. पर वीबी माइनस वी ए चाहिए, जबकि वी ए माइनस वीबी इज वी. तो डोंट यू थिंक दिस विल बी माइनस वी? सो माइनस वी इंटू डेल्टा क्यू. नंबर क्या है इसका? 2. ऑल्सो वी नो करंट. भाई करंट के बारे में तो आप सब जानते हैं ना. आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी. तो हाउ मच इज डेल्टा क्यू? अरे डेल्टा क्यू इज आई डेल्टा टी ना. तो यह डेल्टा क्यू की जगह पे मैं आई डेल्टा टी अगर लगा दूं तो मुझे क्या इक्वेशन मिलेगा डेल्टा यू पॉट का? डेल्टा यू पोट. माय गुडनेस, ट्रेमेंडस है. सो डेल्टा यू पॉट, आई राइट इट इन ब्लू, माइनस वी आई डेल्टा टी. अच्छा, अब इसका मतलब ये सीधा नजर आ रहा है कि चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी घट रही है. भाई पोटेंशियल एनर्जी घट रही है तो क्या बढ़ रही होगी? काइनेटिक. बराबर से. सो एज पी डिक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू is equal to 0. So don't you agree delta k is minus delta u, and delta u pot here are minus vi delta t. Minus of minus vi delta t is how much? Lovely. You got an equation for the increase in the kinetic energy. But the magic starts here. Let me tell you how. Equation तो आ रहा है, no doubt. But the magic is now. इसका मतलब साफ नजर आ रहा है कि जो चार्जेस हैं, जो फ्लो हो रहे हैं चार्जेस, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है. नो प्रॉब्लम विद दैट. बट एक छोटा सा दिक्कत यहां है. लेट मी गेट बैक टू द ओरिजिनल आइडिया. ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने किया था, आई होप यू रिमेंबर, लॉन्ग टाइम बैक.
द सेम डायग्राम आई एम मेकिंग एंड वही चीज को मैं आगे बढ़ाता जा रहा हूं. सेम आइडिया, बस इस बार इस पिक्चर का हीरो कोई और होगा. इसका मतलब क्या, समझाता हूं. लास्ट टाइम जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिस्कस किया था, वी वर लुकिंग एट दिस इलेक्ट्रॉन, राइट? एंड दिस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया था, एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इलेक्ट्रॉन परफॉर्म्ड एक्सेलरेटेड मोशन एंड दे धाड़ करके इसको कोलाइड कर गया, फिर इसको कोलाइड कर गया, फिर इसको कोलाइड कर गया, फिर आगे बढ़ गया. एंड हमने देखा ओके यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन आया एंड ब्ला ब्ला ब्ला, इट डज नॉट मूव विद एक्सेलरेशन, इट मूव्स विद अ सर्टेन फिक्स्ड वेलोसिटी कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. दैट वाज लवली. बट हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज को नजरअंदाज किया, इग्नोर किया वो मोमेंट पे. हमने उस मोमेंट पे जिसके साथ ही इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, ये पॉजिटिव चार्जेस, ये पॉजिटिव आयंस जो फिक्स्ड हैं अपने पोजीशन पे, हमने उनको तो देखा ही नहीं कि क्या हो रहा है उनका. नाउ अंडरस्टैंड दिस, विजुअलाइज दिस. ये इलेक्ट्रॉन दौड़ता हुआ जा रहा है, दौड़ता हुआ जा रहा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है एंड दौड़ते दौड़ते वो इसके साथ टकरा जाता है, इस पॉजिटिव आयन के साथ उसका कोलिजन हो जाता है. जितनी एनर्जी उसने हासिल करी थी, डोंट यू अग्री, वो सारी की सारी एनर्जी वो इस पॉजिटिव आयन को दे देगा. डू यू अंडरस्टैंड? Imagine yourself, don't imagine yourself, that would be a really tormenting idea, but just imagine something, वो दौड़ रहा है और धाड़ करके पिलर के साथ टकरा गया. डोंट यू अग्री, जितनी एनर्जी उसने दौड़ते हुए गेन करी थी, वो सारी की सारी एनर्जी पिलर को मिल गई. फिर से वापस दौड़ना शुरू किया, टकरा गया, सारी एनर्जी इसको दे दी, दौड़ता गया, सारी एनर्जी इसको दे दी. नाउ द क्वेश्चन दिस अराइजेस, वेयर द आइडिया इज, वो सारी एनर्जी ये पॉजिटिव आयन को मिल जाती है, उसके बाद वो करता क्या है? उस एनर्जी का जो पॉजिटिव आयन को मिली, उससे क्या होता है? अच्छा, आई टोल्ड यू दैट द पॉजिटिव आयन इज फिक्स्ड एट द लैटिस पॉइंट. इसका मतलब वो आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं जा सकता, बट इट कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट इट्स पोजिशन. अगर कोई नेगेटिव चार्ज आके इसको टकरा जाता है, धाड़, ये सारी एनर्जी ये पॉजिटिव आयन ले लेगा एंड उसका ऑसिलेशन बढ़ जाएगा. बरोबर है? पहले छोटा छोटा ऑसिलेशन करता था, अब बड़ा बड़ा ऑसिलेशन करेगा और वो सारी एनर्जी हीट एनर्जी बनके बाहर निकल जाएगी. सो जो हीट एनर्जी यहां टच कर रही है और जो हीट एनर्जी महसूस हो रही है, वो एक्चुअली इन पॉजिटिव आयंस के ऑसिलेशन से निकली हुई हीट एनर्जी है, जो इनको कहां से मिली? इस इलेक्ट्रॉन के कोलिजन से. डू यू अंडरस्टैंड द कोरिलेशन नाउ? इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहा है इसके साथ, इलेक्ट्रॉन ने जितनी एनर्जी गेन करी वो सारी इस पॉजिटिव आयन को दे दी. ये पॉजिटिव आयन उस एनर्जी का ऑसिलेशन में यूज करता है एंड दैट एनर्जी इज रिलीज, is liberated, is sent out in the form of heat energy. Fair enough? बरोबर है? ये बात बिल्कुल समझ में आ गई. Okay, so the electron collide with the positive ions. मैं दो टूक बातें लिख दूंगा. Collide with the positive ions and can I take this off now? The whole thing? Yes, sir. Okay. Collide with the positive ions and give energy to them. Collide with the positive ions, thereby losing their energy. The positive ions gain this energy and their oscillation increases and this energy is given out in the form of heat energy. So कोई तुमसे पूछे ये हीट एनर्जी का राज क्या है, तो
हीट एनर्जी का राज है पॉजिटिव आयंस के ऑसिलेशन की एनर्जी विच इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, और पॉजिटिव आयन को ये ऑसिलेशन की एनर्जी मिलती कहां से? ड्यू टू द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच collides with the positive ion. Okay, so this is the idea, and ये equation use करके हम power find करेंगे. I am taking this off people, the right hand side. Agreeable? Yes, sir. Okay, so very lovely idea this. जी जी जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से कोलाइड करता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी एनर्जी खो देता है, जीरो हो जाता है सर। जितनी एनर्जी उसने यहां से यहां तक गेन करी है, जितनी एनर्जी उसने इस पॉइंट से टकराने से पहले तक गेन करी है, वो सारी एनर्जी उसको दे देता है, एंड उसके पास बचती है सिर्फ अपनी इनिशियल वेलोसिटी, सिर्फ अपनी इनिशियल एनर्जी, जहां से वो वापस शुरू करता है. फेयर इनफ. अब जैसे लंबा वाला टकराएगा तो ज्यादा एनर्जी देगा, छोटा वाला टकराएगा तो कम एनर्जी देगा, पर एनर्जी तो मिलेगी उन पॉजिटिव आयंस को ही. ओके, Yes, sir. it has to agree with the law of conservation of energy, na? Okay, so initially इलेक्ट्रॉन के पास लेट अस से 1 जूल है एनर्जी, और फाइनल टकराने से पहले बिफोर कोलिजन उसके पास 5 जूल है, तो कितना है चेंज इन एनर्जी? 4 जूल. तो वो 4 जूल ट्रांसफर हो जाएगी वो पॉजिटिव आयन को, और जितनी इनिशियल थी उतनी बच जाएगी. फेयर इनफ, जिससे वो वापस दौड़ना शुरू करेगा. दैट इज द आइडिया. ओके ओके, सो नाउ पॉजिटिव आयरन नहीं होता, पॉजिटिव आयन होता है. या पॉजिटिव आयन का ऑक्सीडेशन वापस समझो ना सर, कैसे होता है? पॉजिटिव आयन जो है ना, वो अपनी जगह पे ही खड़ा है. जैसे मैं खड़ा हूं, वो पीछे आगे ऐसे ऐसे अपनी जगह को छोड़ के नहीं जा सकता, वो सिर्फ अपने पोजीशन पे ऑसिलेट कर सकता है, मतलब जंप कर सकते हैं। बस दैट्स इट. और जैसे ही पॉजिटिव आयंस ऑसिलेट करते रहते हैं अपने पोजीशन पे, छोटे छोटे फ्रीक्वेंसी से, छोटे छोटे एम्पलीट्यूड से, और जैसे ही कोई आके टकरा जाता है, एनर्जी मिली, डोंट यू अग्री, खुशी के मारे वो झूमने लगेगा. यू अंडरस्टैंड? तो वही एनर्जी बाहर निकल जाती है. वो बेचारा कूदते कूदते थक जाता है, तो सारी एनर्जी बाहर हीट में निकाल देता है. फेयर इनफ. सपोज तू भी कूदना शुरू करे, ऊपर नीचे, डोंट यू अग्री, हीट एनर्जी निकल जाएगी बाहर सारी जंपिंग में. ओके, बस तू कूदना नहीं, ठीक है ना. सो हमने वहां पे देखा था डेल्टा के इज वी आई डेल्टा टी. सो द वर्क डन बाय द वर्क एनर्जी थियरम, work done is equal to change in kinetic energy, so that is V I delta T. I don't remember the equation number, 4 or something, and the power, that is work done per unit time, या heat energy lost per unit time. VI बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, पावर इज डेल्टा W by delta T, which is VI delta T over delta T. Delta T goes away, and what are you left with? P is equal to VI. Okay, अब बहुत ही बढ़िया इक्वेशन है. The power of any device is V into I. Also, I'm sure you know V is IR, and इसको मैं यहां लगा दूं तो P is equal to IR into I, one of the most prolific equations so far. P is equal to I square R. You can also write I as V by R. तो अगर मैं उसको यहां पे लगा दूं तो मुझे मिलेगा V square by R. Okay, so these are all the equations for power lost in the form of heat. Please write them down. So these are 3 equations which are equations for power, no doubt. भले तीनों इक्वेशन एक दूसरे में से ही आते हैं, बट यू रिमेंबर एक जमाने में, आई थिंक चैप्टर 2 करते वक्त मैंने आपको बताया था U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2c. भले तीनों इक्वेशन आते एक में से ही है, एक दूसरे के ही चट्टे बट्टे हैं. एवरी इक्वेशन इज इक्वल टू दी अदर 2 इक्वेशंस, बट
आई टोल्ड यू दैट ऑल इक्वेशंस आर यूज्ड डिफरेंटली। उसी तरह वी आई भी अलग जगह पे यूज होता है, आई स्क्वायर आर भी अलग तरीके से यूज होता है, वी स्क्वायर बाय आर भी अलग तरीके से यूज होता है। वेल, अपने को ये इक्वेशन बोर्ड की टेक्स्ट बुक के हिसाब से एक में भी यूज नहीं करना है, इसका एक भी यूज नहीं है, कोई भी ना न्यूमेरिकल है ना एडिशनल है ना कुछ। बट जेई नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन तीनों का अलग अलग इस्तेमाल होता है, अलग अलग जगह पे इसका यूज किया जाता है। आई विल नॉट टॉक अबाउट इट राइट नाउ, आई जस्ट वांटेड टू मेक अ पॉइंट, सो आई हैव मेड दैट पॉइंट। एंड भले आप समझो तीनों इक्वेशन एक जैसे ही है, हाँ 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 हाँ, वेरी गुड, हाँ ग्रेट, एक जैसे ही है, एक में से ही निकला है, नो डाउट, बट तीनों को अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है। एंड आई विल शो दैट टू यू when we shall discuss this for competitive exam stuff. So till that time you can take these equations as they are, no problems. So this is one of the most prolific equations for power lost in the form of heat. This heat loss, this power lost as heat, is also called ohmic loss. Do you understand this term, ohmic loss? The loss ड्यू टू रेजिस्टेंस। पॉजिटिव आयंस है जो रेजिस्टेंस देते हैं कंडक्टर को, उनकी वजह से ही ये हीट एनर्जी लॉस हो जाती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ओहमिक लॉस। और कोई भी डिवाइस में रेजिस्टेंस हो तो उसमें ये लॉस होना गारंटेड है, वेरी मच लाइक फ्रिक्शन, वो तो होना ही है। नाउ बहुत सारी डिवाइसेस, तुम सोचोगे ओ शिट सर, ये तो फिर सारी एनर्जी, हीट एनर्जी निकल जाती है, इसका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, कुछ नहीं हो सकता, बट कुछ कुछ डिवाइसेस हैं जो इस हीट एनर्जी का इस्तेमाल करके काम करती हैं हमारे लिए। सो दोज आर द यूजफुल एप्लीकेशंस ऑफ जूल हीट। टू नेम अ फ्यू, योर इलेक्ट्रिक केटल। आई एम श्योर आप अच्छे रिसोर्ट में, अच्छी होटल में गए होंगे, वहां पे एक जग होता है जैसा, जो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड होता है, एंड चाय के सैशेज रखे जाते हैं, इंस्टेंट टी एंड स्टफ लाइक दैट। आपको उसमें पानी डाल के गर्म करना होता है, स्विच ऑन करते हो, पानी गर्म हो जाता है। हैव यू सीन दैट? आई एम श्योर यू हैव, इन गुड रिसोर्ट्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो दैट इज एन इलेक्ट्रिक केटल। आपका बल्ब, फिर इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, ये सारी चीजें हीटिंग इफेक्ट पे ही काम आती है। सो यूजफुल एप्लीकेशंस of Joule heat are electric kettle, electric toaster, electric oven, और कुछ याद आ रहा है? गीजर वगैरह, ये सब भी वैसा ही है, उसमें पानी गर्म करने के भी काम आता है। टोस्टर, ओवन, केटल, ये सारी चीजें। तुम्हारा आयन, इस्त्री किया कपड़े को कभी? वेरी गुड, नहीं किया तो करते हुए तो देखा होगा। तो ऑल दीज आर मेकिंग यूज ऑफ दिस हीट एनर्जी विच इज गिवन आउट बाय द रेजिस्टर्स। आई एम श्योर आपने ये भी देखा होगा कि बल्ब, there is a thin filament of tungsten, and when you switch it on, when the bulb is switched off, you can see the tungsten filament. I'm sure you've seen that. And when the light is switched on, current passes, it heats up and suddenly it starts emitting light. और तुम अगर बल्ब को टच करो स्टार्टिंग में तो गर्म लगेगा, पर थोड़ी देर बाद तो बहुत गर्म हो जाता। Okay, so that is the heating effect of tungsten filament. It, temperature बढ़ता है, from normal it goes to red hot to white hot, and it is at the white hot stage that it emits light. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पे डिस्कस करना चाह रहा हूं, दैट इज द आइडिया ऑफ पावर ट्रांसमिशन। आई एम श्योर आपने आपके घर में जो पावर आता है, पावर ट्रांसमिशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो पावर हाउस से, ये पावर हाउस है, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर होती है एंड ट्रांसमिशन लाइंस के जरिए आपके घरों में, दूर दूर गांव में भी दी जाती है। सपोज ये आपका घर है एंड ये घर में
तुमको पावर, इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए, आपको बहुत सारी चीजें चलानी है तो आपको इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए। तो द थिंग इज नाउ दीज ट्रांसमिशन लाइंस ऑल्सो हैव रेजिस्टेंस। तो कितने वोल्टेज पे, और अगर इनमें रेजिस्टेंस है तो आई एम श्योर इसमें ओमिक लॉस होता होगा। तो ये तो पावर हाउस, पावर कंपनी के लिए तो हालत गंभीर हो जाएगी, क्योंकि अगर बहुत सारा पावर इन ट्रांसमिशन लाइंस में जिसका रेजिस्टेंस है आरसी उसमें वेस्ट हो गया इसके जरिए, तो यार जितना बनाने का खर्चा है उतना तो लॉस हो गया, फायदा क्या हुआ। तो लेट अस फाइंड आउट अ वे इन विच द पावर कंपनीज डील विद दिस इश्यू। तो सबसे पहली बात, लेट अस से पावर पी इज गिवन टू दिस हाउस, और इस घर में जो है डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस है आर। सो कंसिडर पावर पी, इलेक्ट्रिकल पावर पी being transmitted, being delivered to a house, and इस हाउस में जो है वोल्टेज V रखा है, करंट I रखा है, having voltage V and current I. So what will be the power, gentlemen? Do you agree it is VI? So how much will be the current flowing in the house? Okay, now this power is transmitted through transmission lines, transmitted by lines having resistance RC, having resistance RC, and कोई भी चीज में जेंटलमैन रेजिस्टेंस हो तो पावर लॉस तो होना ही है। So power lost as heat in the transmission lines power lost as heat का बेस्ट फॉर्मूला क्या है? I square R. This is power lost in the form of heat in the transmission lines and this is I square RC. क्या मैं I की जगह P by V यहां लगा सकता हूं? So what do I have here? P square RC by V square. Now being intelligent people who have been studying science, पावर हाउस कंपनी वाला, पावर कंपनी वाला आपके पास आया, बोले सर हमको पावर लॉस रिड्यूस करने का है, ये जो हीट लॉस है ना पीसी रिड्यूस करने का है, आप हमको सजेशन करो कि हमको क्या करना चाहिए। तुम ये इक्वेशन देख रहे हो, इस इक्वेशन देख के क्या सजेशन होगा आपका? भाई वायर का रेजिस्टेंस एक लेवल से कम तो हो नहीं सकता ना, वायर तो वायर है। क्या बढ़ा दे? माय गॉड, पीके का जो ये ऑप्शन है ये बहुत ही बढ़िया सूट होता है। दिस पावर लॉस्ट एज हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो अगर मैं V बहुत ज्यादा बढ़ा दूं तो डोंट यू अग्री पावर लॉस्ट एज हीट बहुत कम हो जाएगा? इफ आई इंक्रीज V PC, the power lost as heat will decrease, and this is primarily the reason why पावर हाउस कंपनीज वाले ट्रांसमिट करते हैं बहुत हाई वोल्टेज पे। यू वोंट बिलीव इट, अराउंड 40,000 वोल्ट, 40,000 वोल्ट, 20,000 वोल्ट, इतने सारे वोल्ट पे ट्रांसमिट करते हैं, जबकि आपके घर में तो 230 वोल्ट ही चाहिए। तो इतने बड़े वोल्टेज पे ट्रांसमिट करने का मतलब क्या? तभी तो आप जो बड़े बड़े ट्रांसमिशन टावर्स होते हैं ना, उसके बाद स्कल एंड क्रॉसबोन्स का मोटिफ लिखा होता है, कॉशन 4000 वोल्ट, कॉशन 44,000 वोल्ट। कभी देखा स्कल एंड क्रॉसबोन्स? तो वेरी हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करने का एक ही फायदा है कि हमारा पावर लॉस्ट एज हीट कम हो सके। सो लेट मी राइट दैट कंक्लूजन आउट हियर। कैन आई टेक डाउन द यूजफुल एप्लीकेशंस? Can I do that? Yeah, useful applications gone. Thus, so by transmitting at high voltages, the power lost as heat will be
quite less. So this can be a good 2-mark question. Ki explain why power companies tend to transmit electric power at very high voltages. So that is primarily so that they can reduce the power lost as heat in the transmission lines, and loss जो है कम होने से उनका रेवेन्यू लॉस भी कम होगा और उनको दिल का दौरा नहीं बैठेगा. बरोबर है? प्लीज. तू ये सोच रहा है, कहीं तू ये तो नहीं सोच रहा है कि पावर हाउस कंपनी वाले 22,000 वोल्ट पे ट्रांसमिट करके भाई 230 कार्तिक को दिया, 230 हीत को दिया, 230 दिव्य को दिया, ऐसे कोई प्रसाद बांट रहा है क्या? नहीं, सब कुछ पैरेलल में है. ये जब 20,000 वोल्ट होता था, ये सिर्फ ट्रांसमिट करने के लिए होता है. जब वो तेरी सोसाइटी में आता है या तेरे एरिया में आता ना, उसको 4,000 कर दिया जाता है. वहां से तेरी सोसाइटी में आता है, उसको 440 कर दिया जाता है. वहां से तेरे घर में आता है तो 230 या 220 कर दिया जाता है. This is being done with the help of a device which is called transformer. Have you heard about this idea? Have you heard this name? सब सोसाइटी में एक ट्रांसफॉर्मर रूम होता है. बड़ी सोसाइटी हो ना तो ट्रांसफॉर्मर रूम होता है जहां पे हाई वोल्टेज का पावर होता है. आई एम श्योर आपने देखा भी होगा, उस पे भी स्कल एंड क्रॉस बोन्स मोटिव करा होता है, 440 वोल्ट. एंड एरिया का एक मेन सब स्टेशन होता है जहां पे 4,000 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर होता है. आई एम श्योर आपने कहीं, अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो देखा होगा. देखा है कभी? 4,000 वोल्ट बड़ा सा. तुमको अगर देखना है ना, नारायणपुरा ऑफिस के पास, अपनी जो नारायणपुरा ऑफिस है, शास्त्री नगर 4 रास्ते पता है आपको? तो शास्त्री नगर 4 रास्ते के पास एक प्रिंस चाइनीज कॉर्नर वाला खड़ा रहता है. इफ यू रिमेंबर, आजकल पता नहीं खड़ा रहता है कि नहीं, लॉकडाउन के बाद पता नहीं है, पर उस प्रिंस चाइनीज कॉर्नर वाले के एग्जैक्टली पीछे नारायणपुरा का मेन सब स्टेशन है जहां पे उसका ट्रांसफॉर्मर है 4,400 वोल्ट का. आई एम श्योर किसी ने शायद देखा हो. वैसे प्रिंस चाइनीज वाला तो रात को ही खड़ा रहता है, दिन में पकौड़ी वाला खड़ा रहता है, पानी पूरी वाला. पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा. बराबर. आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्टली 4 रोड्स, द 4 रास्ता. बराबर. तो वहीं पे वो बंदा, वहां पे मेन ट्रांसफॉर्मर का वो है, आप देख सकते हो उसको. सो ये डिवाइस अवेलेबल होती है जो पावर को स्केल डाउन करती है, वोल्टेज को स्केल डाउन करती है. माय मिस्टेक, पावर तो वही रहता है, वोल्टेज स्केल डाउन होता है. ओके कार्तिक, वी आर गुड सर. बेटा वोल्टेज को कम कैसे करती है वो बात मैं चैप्टर 7 में करूंगा, क्योंकि चैप्टर 7 में ट्रांसफॉर्मर नाम का टॉपिक है. सो ट्रांसफॉर्मर को फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 में, विच इज अल्टरनेटिंग करंट. फिलहाल हमको सिर्फ ये नाम भी ठीक है, मैंने आपको बता दिया. ये बस ये समझ लो ऐसा होता है. ओके, कैन यू टेक दिस अप? सो इलस्ट्रेशन 3.5 is on the board now, and you have this beautiful network of resistances, 4 ohm, 4 ohm, 1 ohm, 12 ohm, 6 ohm. ये 16 वोल्ट की बैटरी है. दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द 16 वोल्ट बैटरी. दिस रेजिस्टेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ द नेटवर्क, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस. So a network of resistors is connected to a 16 volt battery and internal resistance 1 ohm as shown. Compute, now the questions start. Compute what? The equivalent resistance of the network, or equivalent find karna. Secondly, obtain the current in each resistor, IG. नहीं, ऊपर वाला 1 ohm तो नॉर्मल है. ये बैटरी के साथ जो है ना 1 ohm वही इंटरनल है. ओके, ये 4, 4, 1, 12, 6 ये सब एक्सटर्नल है. And obtain the voltage drops VAB, VBC and VCD. Okay, we are good to go. Let's first start working out कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है. सॉर्ट. If you see the first thing, isn't this 4 ohm and 4 ohm in parallel? Okay, so 4 ohm and 4 ohm are in parallel, and parallel में मैं इसको RAB बुलाऊंगा, between A and B. So 1 by RAB is 1 by 4 plus 1 by 4, that's 2 by 4, that's 1 by 2, and that gives us RAB
as 2 ohm। ओके, सो ए और बी के बीच में 2 ओम है, बी और सी के बीच में तो 1 ओम है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और ये 12 और 6 बिटवीन सी एंड डी, डोंट यू एग्री दे आर इन पैरेलल? 12 ohm and 6 ohm are also in parallel, and ये CD के बीच में है तो 1 by R CD is 1 by 12 plus 1 by 6, and आप अगर 12 का LCM लेना चाहते हैं तो 2 plus 1 is 3, that's 1 by 4, so RCD is 4 ohm। पलटी मार के उल्टा करना मत भूलना। तो आर ए बी के बीच का रेजिस्टेंस मिल चुका है, बी सी के बीच का तो है ही है, सी और डी के बीच का भी मिल चुका है। तो मेरा जो मेन सर्किट है ए और डी के बीच में, उन सब का रेजिस्टेंस मेरे पास है। मैं इस 1 ओम को कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, याद रखिएगा, इसको नहीं कंसिडर करना है। सो ऑल दीज, डू यू एग्री? ये वाला, ये वाला, ये वाला तीनों सीरीज में है। So R equivalent is resistance between A and B plus resistance between B and C plus resistance between C and D, and I am good to go। RAB कितना है 2, BC कितना है 1, and CD कितना है 4, 4 and 1 5, 5 and 6 and 7। How much is the equivalent resistance? That is 7 ohm। मेरा पहला पड़ाव पार हो चुका है। So the equivalent resistance of the combination is 7 ohm। and now for the current, अब part B शुरू होता है current। I'm sure everybody knows current I is net EMF upon total resistance। Sorry, yeah, so epsilon over, मैं इसको R अकेला नहीं कहूंगा, I'll call it R equivalent क्योंकि ये पूरे का है ना, तो R equivalent प्लस ये वाला इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा r। सो मेरे को ये होना, ये साइड होना, कैन आई टेक इट? कैन आई? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो क्या मिल रहा है अपने को? अच्छा, यही वैल्यूज पुटअप कर दे टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। दिस इज 16, R equivalent is 7 and internal resistance is 1। So 16 by 8 is how much? Okay, 2 ampere is this current that is flowing through the circuit। पर हमको सिर्फ टोटल करंट नहीं चाहिए, हमको हर एक रेजिस्टर में से कितना फ्लो हो रहा है वो भी चाहिए। ओके, ये आया 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 इधर। Don't you agree? Because these are two equal resistances, the current will also divide equally। Is this agreeable? क्योंकि दोनों 4 ओम है तो करंट भी इक्वली I/2 ही डिवाइड होगा। ये डिवाइड होके फिर से यहां मिला और B के थ्रू फिर से करंट आई जा रहा है, सो 1 ओम के थ्रू पूरा करंट आई जाएगा, फिर से यहां C पे आया, फिर से डिवाइड होगा। Now these two are not equal resistances, so will current divide equally? No, there is no chance। तो इसमें हम I1 कहते हैं, इसको हम I2 कहते हैं, ये मिलेंगे फिर से, करंट I बनेगा और ये खत्म हो जाएगा। डोंट वरी, I'll find out I1 and I2 using some idea। पर पहले, so through each 4 ohm resistor current is I/2, that is 2/2। भाई 2/2 कितना होता है जी? माय गॉड, थ्रू 1 ohm एकदम नजर आ ही रहा है 2 एम्पियर। एंड अब इसके थ्रू I1 I2 फाइंड करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज हो चुका है। अच्छा, बिफोर आई गो ऑन एंड फाइंड दैट, कैन यू टेल मी ये 12 ohm और 6 ohm किस में है? Parallel। And though resistors, if they are in parallel, what would remain same between across both? PD? Okay, very well। So as 12 ohm and 6 ohm are in parallel, अरे
12 ohm and 6 ohm in parallel. So PD across them is same. अच्छा, तो how much is PD across the 12 ohm resistor? Isn't it IR? So 12 into I1. And what is the PD across the 6 ohm resistor? 6I2. So 12I1 is equal to 6I2. So can I safely say, cutting करते हुए, I2 is twice I1? Is this agreeable? मैंने इन दोनों को रिलेट किया, 6 2s are 12 कर दिया, तो I2 is 2I1. Is this okay? Yes, sir. Also ये टोटल करंट I, isn't it I1 plus I2? तो I2 कितना है? 2I1. So I1 plus 2I1. So I is 3I1, which gives me I1 is I by 3. And how much is I? 2 ampere. So I1 is 2 by 3 ampere. Wow. And using the same logic, how much would be I2? Is 2I1. फर्स्ट क्लास. कैन यू सी? मस्त. दोनों में करंट अलग अलग था, पर दोनों का पीडी सेम होने की वजह से मैंने पीडीओ को इक्वेट किया, I2 और I1 का रिलेशन लाया, एंड टोटल करंट I इज I1 प्लस I2 करके I found out the values of I1 and I2. Is this absolutely agreeable, gentlemen? Okay. And now, तो I have got the equation, the value of current for each resistor सब में, and ये internal में तो I flow हो रहा है, तो no need to write that. And now the last part, the potential difference between AB, BC and CD. अच्छा, आपको अगर इसके थ्रू फाइंड करना है तो भी सही, इसके थ्रू फाइंड करना है तो भी सही, PD between A and B, और आपको इक्विवेलेंट से फाइंड करना है तो भी सही, जो भी आपको फाइंड करना है. तो VAB कोई भी एक ले लो, 4 ओम इंटू I बाई 2, तो I बाई 2 इंटू 4 ओम. इसके अक्रॉस भी चलेगा, इसके अक्रॉस, बात तो सेम ही है. I बाई 2 कितना है? 1 एम्पियर. तो 1 इंटू 4 कितना हो गया? 4 वोल्ट है ना. अच्छा, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B एंड C? VBC. I think I'll have to take this off. Okay, I can take this off. I hope you remember the values. I 2 ohm था. PD between B and C, VBC is current I into 1 ohm, which is 2 into 1. How much is 2 into 1, buddy? 2 या 1? Somebody was saying 1 or something. And PD between CD, मतलब C and D. PD between C and D. आपको जॉन अच्छा लगे, 12I1 लेना है तो 12I1 ले लो, 6I2 लेना है तो 6I2 ले लो, जो लेना है बस ले लो. हम 12I1 लेते ऊपर है इसलिए. I1 की वैल्यू 2 by 3. भाई 12 2s are 24. 24 by 3 is how much peoples? 8. एंड आप चेक करो, अभी कोई चेक करेगा सर, ए बी के बीच में 4, बी सी के बीच में 2, सी डी के बीच में 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14 हुआ सर. ये तो 16 है. नहीं नहीं, आप इस 1 ओम को तो भूल ही रहे हो सरकार. इस 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी तो करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इसके भी अक्रॉस तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा. कितना? I इंटू 1 विच इज 2 वोल्ट. हो गया टोटल 16. 8 और 2 10 और 4 14, और इसके अक्रॉस 2 हो गया 16. भाई प्रेम चोपड़ा हिसाब रोकड़ा बराबर है. सो हिसाब रोकड़ा चाहिए अपने को. इधर 16 है तो सबके अक्रॉस टोटल भी 16 आना चाहिए. तो इसके इसका तो देख लिया, इसके अक्रॉस भी 2 वोल्ट है, ये देखना लाजमी है, तब जाके आपका परफेक्ट बैठेगा. इज दिस ओके? मैं यहां लिख दूं ऑल्सो PD across 1 ohm internal resistance is also
2 वोल्ट, बरोबर। ये जिससे क्या है कि अपने को पता चले भाई हिसाब बरोबर है। चेक इट आउट पीपल, इज दिस ओके? जी जी। सर ये पैरेलल में I1 I2 है, तो जैसा हमने कैपेसिटेंस में उसका निकाला था, जैसे चार्ज डिवीजन फॉर्मूला है। हाँ सर, यू वुड लाइक टू हैव अ करंट डिवीजन फॉर्मूला? ओके, वेरी गुड। तो अगर आपने ये सब लिख लिया हो, मैं इतना उड़ा देता हूं। लेट मी गिव यू अ चार्ज डिवीजन फॉर्मूला, जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज। करंट डिवीजन हाँ भाई, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, मैं कैपेसिटर के मूड में आ गया। तो ये रहा आपका R1, ये रहा आपका R2, दिस इज करंट I एम गिविंग यू अ जनरल फॉर्मूला है। You can derive it at home using the same ideas, वही parallelity वाला and stuff like that. But I'm giving you the final formula. I'll give it to you in red. Let me give it to you in red. I1 is IR2 over R1 plus R2, and I2 is IR1. This is called current division formula. I realize emotions are high because charge division formula was Q1 is QC1 over C1 plus C2. याद आती है बात? And Q2 was QC2. यहां पे थोड़ा सा उल्टा है। I1 is IR2 over R1 plus R2 and I2 is IR1 over R1 plus R2. भले आपको ये फॉर्मूला याद ना हो, आप डिराइव कर सकते हो हमेशा। ये प्रूफ मैं आपके लिए छोड़ता हूं। वही कंपोनेंडो डिविडेंडो एंड स्टफ लाइक दैट, इससे हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। I1 R1 is equal to I2 R2, therefore I1 by I2 is R2 by R1, and stuff like that. You think you can manage that? Yes sir. Very good. Please write down this formula. जैसे लास्ट लेक्चर में रेजिस्टर कनेक्शंस देखे थे, रेजिस्टर्स इन सीरीज, रेजिस्टर्स इन पैरेलल, वैसे यहां देख रहे हैं सेल कनेक्शन, सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल। मस्त इक्वेशंस मिलेंगे और मजा आएगा। सेल्स इन सीरीज, सबसे पहले सेल्स इन सीरीज। ओके, ध्यान से देखिए, वी हैव 2 cells of EMFs epsilon 1 and epsilon 2 and internal resistances R1 and R2 placed in series. ध्यान से देखिए, I am putting a normal diagram, the sort of diagram that people would put. I will no doubt draw a new diagram. These are 2 cells, पॉजिटिव नेगेटिव मार्क कर देना, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। इस पॉजिटिव नेगेटिव को पोलैरिटी कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका ईएमएफ एप्सिलॉन 1 है, इसका ईएमएफ एप्सिलॉन 2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। नॉर्मल में तुम देखोगे अगर टेक्स्ट बुक वगैरह में, तो तुमको इस तरह का डायग्राम दिखाई देगा। बट व्हाट आई डू इज दैट आई ड्रॉ इंटरनल रेजिस्टेंसेस आल्सो in this particular diagram. So same diagram can also be drawn like this. Are you following my lead? Yes sir. जैसे अभी थोड़े टाइम पहले हमने इलस्ट्रेशन किया था 3.5, उसमें जिस तरह हमने इंटरनल रेजिस्टेंस भी बनाया था संगे में, तो वैसे ही मैं यहां पे भी इंटरनल रेजिस्टेंस साथ ही में बना रहा हूं। सो well, I think the first and the most important thing that I need to ask is this. भाई 2 cells अगर सीरीज में हो, तो don't you agree the same current will flow through both of them? Yes sir. Wow, that's lovely. That's beautiful business. Current is I, current is I, current is I. Now, first things first. What is the terminal voltage or the potential difference between points A and B? Terminal voltage का equation epsilon minus IR. Everyone is agreeable with this? The
potential difference between points A and C is VAC, isn't it? VA minus VC is epsilon 1 minus IR1, equation number 1. And similarly, the potential difference between points B and C. My mistake. This was the potential difference between A and B, yaar, not A and C. A and B. आप भी है ना, लगे हुए हो बस. So the potential difference between points A and B. दिखा रहा था A and B, लिख रहा था A and C. So VAB is V epsilon 1 minus IR1. What will be the potential difference between B and C? Epsilon 2 minus IR2. Agreeable? Yes, sir. Thank you, thank you. And now the net potential difference between A and C. VAC. G. Somebody saying something? Net potential difference between A and C. VA minus VC. So net potential difference between A and C is VA minus VC. And अब मैं B को include करूंगा यहाँ पे. So this will become VA minus VB plus VB minus VC. Can you see this? मैंने B को include किया. And as a result, what happened is that minus B minus VB plus VB वो दोनों cancel हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. तो finally VA minus VC आ जाएगा. But VA minus VB ये रहा मेरे पास, ये है. VB minus VC मेरे पास ये है. I'm going to put both of them here. So what does it become? Epsilon 1 minus IR1 plus epsilon 2 minus IR2. And let's open brackets. So what am I left with? Epsilon 1 plus epsilon 2 in brackets minus I bracket में R1 plus R2. Now the $1 million question is, sir, इसका आप करोगे क्या? मैं क्या चाह रहा हूं कि इन दोनों सेल्स को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है. इन दोनों का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, वो फाइंड करना चाहता हूं. सो इफ आई रिप्लेस बोथ सेल्स, इक्विवेलेंट का मतलब है दोनों को रिप्लेस करके एक ही लगा दूं. सो इफ वी रिप्लेस बोथ सेल्स by a single cell, I'm going to take this off, single cell having epsilon equivalent EMF. If we replace both cells by a single cell having EMF epsilon equivalent and internal resistance R equivalent, then keep the diagram handy, gentlemen. ये रहा A और C, वही A और C, एंड ये जो EMF है ये एप्सिलॉन इक्विवेलेंट है, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये R इक्विवेलेंट है, एंड कंडीशन एक ही है, सेम करंट पास होना चाहिए. भाई एनीबडी कैन टेल मी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C नाउ? एनीबडी? So potential difference between points A and C, which is VAC and which is equal to VA minus VC, is equal to epsilon equivalent, मैं इसको ब्लू में लिखूंगा, minus I into R equivalent. If you are seriously looking at equations 3 and 4, ये भी VAC है, ये भी VAC है, तो डोंट यू अग्री दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस, एंड I के बाजू की जो टर्म है R इक्विवेलेंट, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस. सो देयरफॉर एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू epsilon 1 plus epsilon 2 and R equivalent is equal to R1 plus R2. बहुत ही बढ़िया इक्वेशंस मिले मुझे.
this is the equivalent EMF of two cells which are in series. But before you say कि वाह perfect equation sir, let me put a disclaimer to you. You know, ये जो मैंने दो सेल्स लगाए थे, आपने उनकी पोलैरिटीज देखी थी, आई एम श्योर. यू नो, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों एक साइड में थे. पर अगर पोलैरिटी मैं उल्टी कर दूं तो एक आध की, फॉर एग्जाम्पल, आई पुट दिस डाउन एज अ नोट. यू नो, हमने जो ये डिराइव किया उसमें इट वाज समथिंग लाइक दिस. इफ यू रिमेंबर, बोथ सेंडिंग करंट्स इन द सेम डायरेक्शन, है ना. बट इफ वी रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ सेल 2, तो कैसा दिखेगा? दिखेगा कैसा? Are you noticing the difference? So ये एप्सिलॉन 1 का पोलैरिटी वही है, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा पहले था, पर इसका पोलैरिटी मैंने उल्टा कर दिया है. तो द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि फाइनल इक्वेशंस में क्या फर्क आएगा. फाइनल इक्वेशन में अगर आप एप्सिलॉन की पोलैरिटी बदल देते हो तो यहां एप्सिलॉन 2 की जगह माइनस एप्सिलॉन 2 आ जाएगा, एंड सो द इक्वेशन बिकम्स एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इज एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2. नाउ यू विल आस्क मी सर, रेजिस्टेंस में भी माइनस आएगा? भाई, रेजिस्टेंस की कोई पोलैरिटी नहीं होती. रेजिस्टेंस डज नॉट हैव अ प्लस और माइनस, सो आर इक्विवेलेंट will always remain R1 plus R2. रेजिस्टर्स सीरीज में हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होता है. रेजिस्टर का कोई पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता. ओके, सो जब भी आप सेल्स इन सीरीज है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत इसी को ठोक दो एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2. नहीं, आप पोलैरिटी देखोगे. अगर ये दोनों हेल्पिंग कंडीशन है, इसको हेल्पिंग कहते हैं, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाता है, पर यहां तो ये इस डायरेक्शन में करवा रहा है, ये ऑपोजिट में करवा रहा है. कौन जीतेगा? जो बड़ा होगा वो जीतेगा. दिस इज कॉल्ड अपोजिंग कंडीशन. सो यू विल हैव टू बी रियली केयरफुल इन सीइंग कि क्या दोनों एक ही साइड में करंट फ्लो करवा रहे हैं तो वो हेल्पिंग है तो प्लस हो जाएंगे. क्या दोनों ऑपोजिट दिशा में करंट फ्लो करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो दोनों अपोजिंग है, माइनस हो जाएगा. Okay, is this understandable, people? Yes, sir. Okay, and now finally, I think we'll do cells in parallel and we'll end today's discussion. Cells in parallel. Okay, जैसे resistors in parallel थे वैसे cells in parallel. बहुत ही बढ़िया चीज होती है, और यही टाइप के इक्वेशंस यूज करूंगा मैं, एप्सिलॉन माइनस IR टाइप्स. एंड आप हेल्प करें मेरे को इस बार. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सेल्स इन पैरेलल. ओके, सेम ओल्ड सेम ओल्ड सेम ओल्ड. दिस वाज योर स्टैंडर्ड स्टफ. दिस वाज B1, दिस इज B2, दिस इज A, दिस इज C. ये एप्सिलॉन 1 जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ये एप्सिलॉन 2 जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2. एंड डू यू अग्री, ये इस तरफ करंट डालने की कोशिश कर रहा है, इसका करंट है I1, और ये इस तरफ डालने की कोशिश कर रहा है, ये करंट है I2. दोनों का मिलन होगा, ये है करंट I. आई एम नॉट ड्रॉइंग एन एक्स्ट्रा एक्सटर्नल इंटरनल रेजिस्टेंस. अब तो आपको पता है किस तरह होता है. नाउ एनीबॉडी कैन टेल मी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B1 एंड B2 थ्रू सेल 1. Between B1 and B2 due to cell 1. Anybody? People? Epsilon 1 minus I1 R1. Epsilon, we'll call it V. Epsilon 1 minus I1 R1. And looking at this equation, V is equal to epsilon 1 minus I1 R1. मुझे I1 चाहिए तो मैं ये माइनस I1 R1 को इधर ले आऊं,
Isn't it epsilon 1 minus V? And as a result, what is I1? Similarly, what is the potential difference between B1 and B2 due to cell 2? For cell 2. So V, same VB1 minus VB2. Epsilon 2 minus I2R2, same old. एंड सर दोनों के अक्रॉस V क्यों सेम लिया भाई? दोनों पैरेलल में नहीं है, तो दोनों पैरेलल में हो तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा, तो ये भी V वो भी V. एंड विदाउट मोर कैलकुलेशंस कैन आई सेफली राइट वहां पे I2 का इक्वेशन, I2 is epsilon 2 minus V by R2. Now from this circuit, can you see I is equal to I1 plus I2? From the diagram, I, तो I1 की जगह इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, I2 की जगह उसको, एंड व्हाट एम आई गोइंग टू गेट? I1 की जगह epsilon 1 minus V by R1 plus epsilon 2 minus V by R2, and let's open up brackets. Epsilon 1 by R1 प्लस epsilon 2 by R2, ये V by R1 V by R2 को कोपचेवाड़ी में ले लूंगा, माइनस V 1 by R1 plus 1 by R2. But as is always, I am not interested in the equation for I am interested in the equation for V, क्योंकि फाइनली जब मैं निकालूंगा तो V के हिसाब से निकालना पड़ेगा, तो इसको इस तरफ ले आता हूं मैं. अगर आप चाहो, नहीं आप तो नहीं चाहोगे, एंड LCM ले लेता हूं. ओवर एंड I को यहां पे बाहर. And now what I'm going to do, I'm going to shift this whole thing this side, and as a result my final equation for V, stay with me, epsilon 1 R2 plus epsilon 2 R1 over R1 plus R2 minus I R1 R2 over, is this visible and is this agreeable people? Yes sir. Yes sir. मैंने इस पूरे इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये उड़ गया, ये R1 R2 भी उड़ गया, नीचे R1 प्लस R2 आ गया, एंड यहाँ पे R1 R2 ओवर R1 प्लस R2 आ गया. एंड ये इक्वेशन लिखने का तरीका, ये रीजन ये था कि मैं फिर से इक्विवेलेंट का फंडा लेने वाला हूं, एंड एज अ रिजल्ट, भाई आपको ये समझ में आना ये कैसे आया करके? आई होप इट इज क्लियर. इफ इक्विवेलेंट सेल हैज EMF एप्सिलॉन इक्विवेलेंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस. बाहर बरसात की आवाज आ रही है, बरसात आ रही है क्या? वाओ, आई एम नॉट एबल टू सी इट. नहीं सॉरी, A and B. वाह वाह वाह. सो लेक्चर के बाद गो एंड एंजॉय द रेन, सोक योर सेल्फ. वाह वाह वाह. तो इससे पहले कि कुछ और हो तो तू मुझे ये इसका इक्वेशन बता. तो V इज इक्वल टू एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट. आहा, क्या बारिश की आवाज आ रही है. कल तो उसने एंट्री मारी थी, आज तो धमाधमी मचा रहा है. भाई इन दोनों को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए जस्ट एप्सिलॉन इक्विवेलेंट वगैरह का. कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? Oh, thank you, buddy. Thank you for letting me take it off. ये भी take off में ही है. So, what am I left with? What am I left with? Comparing 3 and 4 and cutting long stories short, because sometimes people don't like long stories. Epsilon equivalent is epsilon 1 R2 plus epsilon 2 R1 over R1 plus R2, and this is equation number 5, and R equivalent, this is R1 R2
over R1 plus R2. And if you prefer, you can write it also as these equations can also be written as, एक नया तरीका दिखाता हूं लिखने का, जैसे ये 1 by R equivalent can be written as 1 by R1 plus 1 by R2. ओके अगर आप इसको देखो तो 1 by R equivalent is 1 by R1 plus 1 by R2. आप चेकआउट करेंगे तो इसी की तरह हो जाएगा. ओके एंड एप्सिलॉन इक्विवेलेंट बाय R equivalent is epsilon 1 by R1 plus epsilon 2 by R2. If you tend to check it out, ये भी वैसा ही हो जाएगा जैसा तुमको पहले इक्वेशन मिले थे. So finally it comes out to be the same thing. And the magic of these equations is that आप इसको n सेल्स के लिए भी वर्कआउट कर सकते हो. ये तो 2 सेल्स के लिए था, अगर n सेल्स के लिए होता तो यहां पे टक 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 1 by Rn तक, एंड सिमिलरली यहां पे प्लस टक 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 प्लस एप्सिलॉन n by Rn तक, है ना. मस्त इक्वेशंस है. सो दीज आर फॉर two cells which are in parallel with each other, epsilon 1 having internal resistance R1, epsilon 2 having internal resistance R2. Please check it out. And we go towards numerical number 4. We are looking at numerical number 4 right now. Are you looking at it? Okay. Numerical number 4 is about resistors in parallel, and a very lovely numerical at that. And अब तो हमको EMF और internal resistance वगैरह सब के बारे में जानकारी है, so quite agreeable to solve that. So let's do it. Okay. Yeah. Yep, tell me. माइनस आ जाएगा जहां पे भी होगा वो. तुम जहां भी पोलैरिटी चेंज करते हो उसका जो भी ईएमएफ होगा ना उसकी जगह माइनस ईएमएफ लिख देंगे. फंडा एक ही है ना. ओके नाउ 3.4 states there are 3 resistors, 2 ohm, 4 ohm and 5 ohm in parallel. And what is the total resistance of the combination? RP find karna. Secondly, the combination is connected to a battery of EMF 20 volt and negligible internal resistance. Determine the current through each resistor I1, I2, I3 and the total current drawn from the battery I. Okay, are you ready to roll this? So let's make the diagram. This is R1, this is R2, this is R3. And तीनों connected है parallel में, as you can see, along with a battery of EMF 20 volt and negligible internal resistance, no issues. Okay, now सबसे पहली बात, इन तीनों का पैरेलल का इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन क्या होता है? द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल वन बाय आर पी, इजंट इट? 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. That's 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 5. भाई 2, 4 और 5 का कोई वो होता है LCM 20 people. Very good. So यहां ऊपर आ जाएगा 10 प्लस ऊपर आ जाएगा 5 प्लस यहां आ जाएगा 4, दैट्स 19 by 20. और भाई ये 1 by RP है अभी भी, तो गलती से मिस्टेक नहीं होना चाहिए. 20 by 19 ओम. वेरी वेल. ओके, पलटी मार के उल्टा करना भूलना नहीं. तो आरपी मिल चुका है. अब यहां से करंट शुरू किया जाएगा एंड बाय ओम्स लॉ
एप्सिलॉन, या यू वांट टू कॉल इट वी, यू कॉल इट वी यार। अगर आपको एप्सिलॉन के साथ बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो यू कैन ऑल्सो कॉल इट वी, आई डोंट माइंड इट ऑल। वी इज आई इंटू आर पी, तो आई इज वी बाई आर पी। वी कितना है 20 एंड आर पी कितना है 20 बाई 19। 20 गोज अवे, 19 गोज अप टॉप, सो करंट कितना हो गया 19 एम्पियर। अच्छा, अब यहां से करंट शुरू हुआ यहां तक आया, तीनों में अब बटेगा करंट। ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। एंड अब करंट्स फाइंड करने के लिए यू विल हैव टू रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया कि इन पैरेलल तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम। सो इन पैरेलल द PD across each resistor is same. We know current divides. So V is equal to I1 R1, V is I2 R2, V is I3 R3. Now in order to do that, I'll have to take that equivalent resistance from up top. Can I do that? Can I take the equivalent resistance stuff easily? Yes, sir. 20 by 19, and I don't need total current also. ठीक है, अगर रखना है तो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए रखता हूं। सो V, ये हमेशा टेढ़ा ही चला जाता है। V is I1 R1 is same as I2 R2 is same as I3 R3। तो इन दोनों को पकड़ के I1 ले आओ, करंट थ्रू R1 V by R1, वोल्टेज कितना 20 एंड R1 कितना 2, तो I1 कितना मिलेगा जी 10 एम्प। I2 V by R2 that's 20 by R2 कितना है 4, 20 by 4 5 amp and I3 V by R3 V 20 R3 कितना 5 4 ampere। and if you want to confirm just for confirmation that I equal to I1 plus I2 plus I3, 10 plus 5 plus 4, isn't it 19 amp? Yes, sir. Is it confirmed perfectly? No problems at all? No, sir. Okay, check this out. I think we have time for one more numeri, and that numeri is numerical number 11. I think I'll do number 11 and we'll end the day's play. Can I take this all off now? Yes, sir. Yes, sir. एंड इन डूइंग दिस लास्ट नंबर 11 मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्वार्थ है, क्योंकि ये जो नंबर 11 जो है ना, इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ चार्जिंग अ बैटरी। पीपल, आप अपने मोबाइल को चार्जिंग में लगाते हो, आप क्या करते हो एक्चुअली? उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। ओह, अर्थ से इलेक्ट्रॉन खींच रहे, सप्लाई में से नहीं खींच रहा है पावर। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू दिस बिफोर आई डू नंबर 11। हाँ, नंबर 11, नो डाउट। लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। ओके, सपोज कोई सेल है, दिस इज अ सेल, एंड तुमने इसको किसी डिवाइस के अक्रॉस लगाया। दिस इज अ डिवाइस, एनी रेजिस्टिव डिवाइस। डू यू अग्री ये डिवाइस इस सेल में से, सेल जिसका एप्सिलॉन ईएमएफ है, इसमें से पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट निकलेगा और डिवाइस के थ्रू फ्लो होगा और ये डिवाइस चलेगी। इस दरमियान डू यू अग्री सेल का जो पावर है, सेल का जो वोल्टेज है, धीरे धीरे सेल का जो मसाला है वो धीरे धीरे घटता जाएगा और एक पॉइंट पे आके सेल का मसाला टोटली खत्म हो जाएगा। फिर क्या कोई करंट फ्लो होगा? नहीं। सो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल। यही होता है, आप अपना मोबाइल लेते हो और अंदर YouTube के वीडियो देखते हो, या WhatsApp पे चैट करते हो, या इंस्टा करते हो, या जो भी कुछ करते हो, या कुछ भी करते हो, गेम खेलते हो, डोंट यू अग्री उसकी बैटरी धीरे धीरे कम होने लगती है? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. बैटरी की
परसेंटेज जो है वो 100% चार्ज था, फिर तुमने वापरा 70, 60, 50, 40, 30, 20, तो बैटरी का पावर खत्म होने लगा है, बैटरी डिस्चार्ज होने लगी है, एंड एक पॉइंट पे आके वो 1 या 2% बचती है, फिर क्या करते हो? चार्जिंग में लगाना पड़ता है। डू यू अंडरस्टैंड? तो यू आर नाउ गोइंग टू चार्ज दिस बैटरी, एंड चार्जिंग में हमेशा याद रखना अपनी बैटरी से बड़ा ईएमएफ, बड़ा वोल्टेज चाहिए अपने को। सो ये मेरा सेल था, मेरा सेल है, दिस इज द सेल, और उसको अगर तुमको चार्ज करना है तो किसी बड़े सोर्स के साथ इस तरह लगाना चाहिए, ये सोर्स है, कि जिस टर्मिनल में से करंट इनिशियली डिस्चार्जिंग के वक्त निकलता था, चार्जिंग के वक्त उसी में करंट वापस जाए। कैन यू सी दिस? कैन यू? इनिशियली डिस्चार्जिंग के टाइम इसके पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट निकलता था, टक 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 टक, फिर ये निकलते हुए सेल डिस्चार्ज हो गया। अब तुमको अगर सेल को चार्ज करना है, रिएक्शन रिवर्स करना है, तो करंट जिसमें से निकला था ना, उसी में करंट वापस डालना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड चार्जिंग, एंड रिमेंबर हियर द सोर्स V will be greater than the EMF epsilon of the cell. All right, if you want to jot this down, you can jot this down. I am going to use this in numerical number 11. Any doubts people so far? So बस एक ही बात, जिस टर्मिनल में से करंट निकला था या जिस दिशा में से करंट निकला था, उसको उल्टा फ्लो करवा के उसी टर्मिनल में वापस डालना है, ताकि सेल के रिएक्शंस रिवर्स हो जाए। तब सेल का जो पावर घट गया था, वो सेल का पावर फिर से बढ़ने लगेगा। ओके, सो दिस वाज डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग, जिसके आइडिया पे मैं न्यूमेरिकल नंबर 11 उठा रहा हूं। सो जल्दी जल्दी फटाफटी 11 नंबर उठाता है। क्या बोलता है? वो बोलता है कि स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा r 0.5 ओम इज बीइंग चार्ज्ड। भाई आयरॉनिकल बात यही है, पूरे बुक में चार्जिंग की बात कहीं भी नहीं करी, फिर भी न्यूमेरिकल में चार्जिंग का जिक्र है। तो ये तेरा जिक्र है, क्या बात है, जैसे इत्र है। 120 वोल्ट डीसी बैटरी यूजिंग अ सीरीज रेजिस्टर of 15.5 ohm. What is the terminal voltage of the bateria and during charging, and what is the purpose of series resistor? Okay, पहले डायग्राम बनावांगे, फिर तो एक्सप्लेन करांगे। यह आपका सेल और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा, और ये रहा सोर्स, और ये तुम्हारा एक्सटर्नल रेजिस्टर बड़ा, ये एक्सटर्नल और ये है सोर्स। क्या पोलैरिटी बरोबर है? पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, बिल्कुल सर। तो इसमें से करंट आई फ्लो होगा, टिक 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 टिक। एंड अगर तुमको करंट चाहिए, फर्स्ट थिंग करंट आई इज V माइनस एप्सिलॉन ओवर बड़ा R प्लस छोटा, क्योंकि अब कैन यू सी ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव को अपोज कर रहा है, तो उसका नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा? V माइनस एप्सिलॉन ओवर R प्लस R। सो इफ यू कैन हेल्प मी आउट, V कितना है? 120 माइनस एप्सिलॉन कितना है? 8, बड़ा R कितना? 15.5 प्लस 0.5। 120 माइनस 8 इज हाउ मच? 112 अपॉन 16। भाई एनीबॉडी? 7 जा? ओके, 7 एम्पियर। एंड टर्मिनल वोल्टेज किसका फाइंड करना है? V डैश। भाई टर्मिनल वोल्टेज, तुम बोलोगे सर टर्मिनल वोल्टेज एप्सिलॉन माइनस आई आर, ओके फाड़ देंगे सर, पर बेटा एक छोटा सा लोचा है। जब तुमने टर्मिनल वोल्टेज एप्सिलॉन माइनस आई आर कहा, तब सेल के पॉजिटिव में से करंट निकल रहा था ना,
जब टर्मिनल वोल्टेज डिफाइन किए थे। अब यहां तो पॉजिटिव में घुस रहा है, तो तुम्हारा करंट का दिशा जो है वो ऑपोजिट होने से आई को माइनस लेना पड़ेगा। माइनस आई कितना है, माइनस से 1 इंटू 0.5, तो 8 माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 0.5 एंड व्हाट इज V डैश, 11.1. माय गॉड। एंड आखिर में पूछा व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग सीरीज रेजिस्टर। भाई सीरीज रेजिस्टर लगाने से जो है करंट है ना वो कंट्रोल में रहता है, करंट को कम करने का काम करता है सीरीज रेजिस्टर। सो सीरीज रेजिस्टर लिमिट्स द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, और जिससे क्या है कि कोई नुकसान ना हो। अगर करंट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ये सेल्फ फूट सकता है या जो भी कुछ हो सकता है, बैटरी उड़ सकती है, तो ऐसा कुछ ना हो उसके लिए सीरीज रेजिस्टर लगाया जाता है। हमेशा रेजिस्टर उसी जगह लगाया जाता है जहां तुमको करंट को कंट्रोल करना हो। ओके, सो दिस वाज द आइडिया ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी। आई थिंक वील एंड दिस लेक्चर हियर। नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। वी आर गोइंग टू डू किरचॉफ्स लॉस, जो आज ही नहीं आपको इंजीनियरिंग में भी बहुत काम आएंगे। सो बी देयर ऑन किरचॉफ्स लॉस। We'll see you next time. Take care. Bye bye.